स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सरफेस टेंशन के बारे में और इसके मेजरमेंट के बारे में। तो जो सरफेस टेंशन होता है वो किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके सरफेस को एक इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो भी सरफेस होता है उसमें उसकी एक पर्टिकुलर शेप बनती है। तो जो शेप होती है इस सरफेस टेंशन की वजह से हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि जो भी मॉस्किटोज होते हैं वो वाटर के सरफेस पे इजीली फ्लोट कर पाते हैं, वो उसके अंदर डूबते नहीं हैं। इसका रीज़न सरफेस टेंशन ही है जो कि उसके सरफेस को एक इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करता है और वो इजीली इंसेक्ट्स को चलने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके सारे लिक्विड्स में सरफेस टेंशन होता है, सबका अलग अलग सरफेस टेंशन होता है। वाटर का सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है, इस वजह से मॉस्किटोज इंसेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर डूबते नहीं है। अगर हम किसी नीडल को भी फ्लोट कराना चाहते हैं तो वो इजीली फ्लोट हो जाती है, क्योंकि जो भी सरफेस टेंशन है इसकी वजह से जो सरफेस होता है लिक्विड का वो अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी शेप को बिगाड़ना नहीं चाहता, डिस्टॉर्ट नहीं होने देना चाहता इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो जो भी अलग अलग लिक्विड्स होते हैं उनका सरफेस टेंशन अलग अलग होता है। तो आज हम सरफेस टेंशन रिलेटिव सरफेस टेंशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और इसमें क्या यूज किया जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम यूज करते हैं ये जो डिवाइस है इसका नाम है स्टेलैग्मोमीटर। ये जो स्टेलैग्मोमीटर होता है इसमें ऊपर की तरफ एक ट्यूब होती है, नीचे की तरफ एक ट्यूब होती है और बीच में एक बल्ब होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें मार्किंग है, इस ट्यूब में मार्किंग है। इस तरीके की जो मार्किंग होती है, इस मार्किंग से हम क्या बोलते हैं इसको, ग्रेजुएटेड। तो यहाँ जो ऊपर और नीचे की तरफ एक ग्रेजुएटेड ट्यूब है। अब यहाँ पर जो मार्किंग है यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ एक मार्क है जिसको कि हम इस बल्ब के जस्ट ऊपर वाले मार्क को हम बोलते हैं अपर मार्क, इस बल्ब के जस्ट नीचे वाले मार्क को हम बोलते हैं लोअर मार्क। और अगर हम इसका एंड देखें तो देखेंगे आप जो इसका एंड है वो एकदम से फ्लैट है। यहाँ ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब होती है ये कैपिलरी ट्यूब होती है। तो जब कभी भी हम इसके अंदर लिक्विड को फिल करते हैं तो इसमें जब भी लिक्विड फिल किया जाता है और जब भी वो नीचे की तरफ पास आउट होता है तो इस कैपिलरी के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसकी कुछ ड्रॉप्स बन जाती हैं। इस तरीके से यहाँ से इसका जो डिस्टल एंड है, इस एंड से कुछ ड्रॉप्स निकलेंगी। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है, रिलेटिव सरफेस टेंशन वाटर के रेस्पेक्ट में, तो हम वाटर को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। पहले हम वाटर को फिल करते हैं इस अपर मार्क तक और उसको लोअर मार्क तक आने में टोटल कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म हो रही हैं, उन ड्रॉप्स को हम काउंट करते हैं। इसी तरीके से हम जो भी हमारा लिक्विड है जिसका हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है उसको भी हम फिल कर लेंगे अपर मार्क तक, और लोअर मार्क तक जाने में उसने कितनी ड्रॉप्स फॉर्म की हैं उनकी हम काउंटिंग करेंगे। ये काउंटिंग हमें 3 बार करनी होती है, मतलब हमें 3 रीडिंग लेनी होंगी। उन 3 रीडिंग्स का हम एवरेज लेंगे कैलकुलेशन के लिए। ऐसा ही हम रेफरेंस यानी कि डिस्टिल वाटर के साथ करेंगे और ऐसा ही हम लिक्विड के साथ करेंगे। तो देखिए जब हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिस्टिल वाटर इसके अंदर फिल करना होता है। तो डिस्टिल वाटर हमने यहाँ डिस्टिल वाटर लिया हुआ है और जो कि रेफरेंस है, जबकि जो दूसरा लिक्विड है वो इथेनॉल है। तो हमें इथेनॉल का रिलेटिव सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको फिल करना होगा इस अपर मार्क तक। तो अपर मार्क तक फिल करने के लिए हमें इसे शक करना पड़ेगा इसके डिस्टल एंड से। तो हम इसे शक करके फिल कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फिल करते हैं। अब इसका जो एंड है इसको हम इसके अपर मार्क तक लेकर आएंगे। जो भी हमने वाटर फिल किया है इसको हम अपर मार्क तक लेकर आएंगे। देखिए ये अपर मार्क तक आ गया है, हल्का सा अपर मार्क तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक क्लैंप में फिट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम क्लैंप में कस लेते हैं। क्लैंप में कसने के बाद हम ऊपर से इसको, हमारा जो भी हमने फिंगर ट्रिप लगाई हुई है इसको हम हटा देंगे ताकि यहाँ ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाए। हम इन ड्रॉप्स को काउंट कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके ये जो वाटर का लिक्विड का सरफेस है वो अपर मार्क से जैसे ही लोअर मार्क पे पहुंचेगा हम ड्रॉप्स की काउंटिंग बंद कर देंगे। देखिए तो ये अभी लोअर मार्क तक आया।
और हमने इसकी काउंटिंग बंद कर दी है। जो ड्रॉप नंबर ऑफ ड्रॉप्स आया है वो है 43। तो हमने ऐसा एक बार किया, हम ऐसा ही 2 बार और रिपीट करेंगे और जो भी हमारा नंबर आता है उसका हम एवरेज ले लेते हैं। तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, हम स्टाइलैगमोमीटर को दोबारा से ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद हम इसके अंदर इथेनॉल फिल करेंगे। तो हमें इसके लिए इसको शक करना होगा और शक करने के बाद हम उसको फिल कर लेते हैं इस अपर मार्क तक। देखिए, हमने इसको फिल किया हुआ है और इसका जो लिक्विड का लोअर मिनिस्कस है वो अपर मार्क पर है। तो हम इसको भी अब क्लैंप में कस लेंगे और नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करेंगे। देखिए, हमने यहाँ से कस दिया है और नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करना शुरू कर दिया है। जब ये लोअर मार्क तक आएगा तो हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करके फाइनली कैलकुलेशन शुरू करेंगे इसकी 3 रीडिंग लेकर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो ड्रॉप का साइज है वो वाटर की ड्रॉप से थोड़ा सा छोटा है। इसका रीजन ये होता है कि जो सरफेस टेंशन होता है इथेनॉल का वो वाटर के रेस्पेक्ट में कम होता है, इसीलिए जितना सरफेस टेंशन कम होगा उतना ही साइज छोटा हो जाता है ड्रॉप का। जिस भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होता है उसकी ड्रॉप का साइज उतना ही बड़ा बनता है। तो आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि जिसका सरफेस टेंशन कम होगा उसके लिए नंबर ऑफ ड्रॉप्स ज्यादा आनी चाहिए। देखिए, लोअर मार्क तक पहुंचने वाला है। देखिए, नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमने काउंट कर ली है, इसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, अभी तो हमने नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर लिया है। इसके बाद हम डेंसिटी मेजर करना पड़ेगा हमें डिस्टिल वाटर का भी और साथ में जो भी हमारा लिक्विड था इथेनॉल उसका भी। तो इसके लिए हमें यूज करना होता है पिक्नोमीटर का। तो देखिए, ये है पिक्नोमीटर जिसमें कि 2 ट्यूब्स होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है और यहाँ पर यू शेप की ट्यूब होती है, एक बल्ब होता है यहाँ। तो देखिए, हमें क्या करना होता है, बारी बारी से एक एक लिक्विड को इसमें फिल करेंगे। पहले हमें एम्प्टी पिक्नोमीटर का वे करना होता है, उसके बाद में हमें लिक्विड, ये हमने मार्क लगा रखा है तो हम इस मार्क तक पहले डिस्टिल वाटर को फिल करेंगे, उसको वे करेंगे और साथ में फिर बाद में इसको दोबारा से एम्प्टी करेंगे, इसको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद में हम इसमें इथेनॉल फिल करेंगे इसी मार्क तक और उसको दोबारा से वे करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 3 वेट आ जाएंगे, एक एम्प्टी पिक्नोमीटर का, एक पिक्नोमीटर विद डिस्टिल वाटर एंड एक आएगा हमारे पास वेट पिक्नोमीटर विद इथेनॉल। तो हम इस तरीके से वे करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्टी पिक्नोमीटर वे करेंगे। तो एम्प्टी पिक्नोमीटर वे करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ एक बीकर रख देते हैं ताकि उस बीकर में हम पिक्नोमीटर को सीधा रख सकें। हम इसको टेढ़ा भी रख सकते हैं लेकिन लिक्विड भरने के बाद बस बाहर ना आए लिक्विड, और हम इसको रखकर टेयर कर लेते हैं 0 होने तक ताकि जो भी बीकर रखा है उसका वेट 0 हो जाए। उसके बाद हम इसमें पिक्नोमीटर को, एम्प्टी पिक्नोमीटर को सीधा रख देते हैं और उसका वेट नोट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट आ रहा है वो आ रहा है 21.458 ग्राम। इसको हम नोट कर लेंगे और उसके बाद में इसमें लिक्विड फिल करके दोबारा से वे करेंगे। तो देखिए, हमें इसमें हमें पहले डिस्टिल वाटर फिल करना है। तो हम इसमें एक तरफ रबर कॉक लगाते हैं या फिर बबलर लगाते हैं। इसके बाद हम इसका ये जो टिप वाला एंड है इसको लिक्विड में टिप करेंगे इस तरीके से और फिर वाटर को हम इसमें फिल कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, एकदम से बबल नहीं आने चाहिए, इस तरीके से वाटर फिल कर लेते हैं। बबलर को निकाल के हम इसके मार्क तक मेंटेन करेंगे इसके अंदर लिक्विड के वॉल्यूम को। तो देखिए, हमने यहाँ पर डिस्टिल वाटर को फिल कर लिया है और एकदम मार्क तक मैनेज किया हुआ है। अब हम इसको वे करेंगे। हमने यहाँ टेयर किया हुआ है, वेट 0 है बीकर का। हम इस बीकर में इसको आराम से रख देते हैं और वे कर लेते हैं। तो देखिए, जो वेट आ रहा है वाटर का, पहले इसको थोड़ा सा हिलना बंद कर देते हैं इसका ताकि ये एकदम से स्टेबल हो जाए। तो देखिए, जो वेट आ रहा है वो है 32.525 ग्राम। इसे हम नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें इथेनॉल फिल करेंगे और दोबारा से वे करेंगे। तो देखिए, इसके बाद हम पिक्नोमीटर को दोबारा से ड्राई कर लेते हैं और अब इसमें हम इथेनॉल को फिल करेंगे। देखिए, इसका वॉल्यूम भी हमने मार्क तक मेंटेन किया हुआ है। अब हम इसको वे करेंगे। इसके लिए हमें फिर से टेयर करना है वेट को ताकि 0 हो जाए
बीकर का वेट और हम इसको आराम से रखेंगे और इसका एकदम से स्टेबल कंडीशन होने पर वेट नोट कर लेंगे। तो देखिए जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 31.649। तो देखिए हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो हमने टेबल बनाई थी, यहाँ हमने नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो वाटर के लिए इसे हमने N2 माना है। तो जो 3 टाइम्स रीडिंग है वो हमारी है 43, 41 और 42। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 42। इसी तरीके से हमने इथेनॉल के लिए जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है उसको N1 माना है। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो आएगा 60.33। हम इसको 60 मान के, मतलब इसका जो एवरेज वैल्यू हम इसको 60 लेकर चल लेते हैं राउंड ऑफ करके। इस तरीके से जो हमने एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट लिया था इसको अगर हम W1 मान लें, ये था 21.464 ग्राम। जो डिस्टिल वाटर के साथ पिक्नोमीटर का वेट था अगर हम इसको W2 मान लें, ये था 32.525 ग्राम। और जो इथेनॉल के साथ पिक्नोमीटर का वेट था अगर हम इसको W3 मान लें तो ये क्या होगा, ये जो आया था वो था 31.649 ग्राम। इस तरीके से अगर हमें सिर्फ डिस्टिल वाटर का वेट फाइंड आउट करना है तो हमें W2 में से W1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पिक्नोमीटर का वेट माइनस करना पड़ेगा। तो जो इसका वेट आता है वो है 11.061 ग्राम। इसी तरीके से जो इथेनॉल का वेट है इसके लिए हमें W3 में से W1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा वेट आया वो है 10.185 ग्राम। अगर हम डेंसिटी ऑफ इथेनॉल की बात करें, इसको अगर हम D1 मानते हैं तो ये क्या होगा हमारा वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसी तरीके से जो डेंसिटी ऑफ डिस्टिल वाटर है वो भी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ डिस्टिल वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमें पता है क्योंकि पिक्नोमीटर हमने सेम ही यूज किया है तो वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पर V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे होंगे तो V1 से V2 कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन में जो रेशियो आएगा डेंसिटी ऑफ इथेनॉल D1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ डिस्टिल वाटर D2, ये क्या आ जाएगा, V1 से V2 कैंसिल क्योंकि V1 इक्वल टू V2 है। ये आएगा वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय वेट ऑफ डिस्टिल वाटर। इस तरीके से डेंसिटी रेशियो D1 अपॉन D2 क्या हो जाएगा, W3 माइनस W1 डिवाइड बाय W2 माइनस W1। इन दोनों के वेट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.92। इसका मतलब है जो इथेनॉल है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, वो कम डेंसर होता है। अगर हम रिलेटिव सरफेस टेंशन की कैलकुलेशन करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है N2 अपॉन N1, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर इथेनॉल मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी रेशियो। डेंसिटी रेशियो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो एवरेज वैल्यू आई थी उसको पुट कर दें, उसको जो भी हमारा रेशियो आया था उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारा रिलेटिव सरफेस टेंशन आता है इथेनॉल का वो आ रहा है 0.644। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस टेंशन है वो भी इथेनॉल का वाटर के रेस्पेक्ट में कम होता है। और ये मैंने आपको बताया ही था कि सरफेस टेंशन अगर किसी भी लिक्विड का कम होता है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स का अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा आता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स इथेनॉल के लिए वाटर के रेस्पेक्ट में ज्यादा आया है। तो हम यहाँ नंबर ऑफ ड्रॉप से भी पहले ही पता चल जाता है कि इसका सरफेस टेंशन वाटर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, क्योंकि जो भी सरफेस टेंशन होता है वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका रीजन ये है कि जो भी लिक्विड होगा उसका अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो वो अपनी ड्रॉप के बड़े से बड़े साइज को मेंटेन ज्यादा अच्छी तरह से कर पाता है। अगर किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होता है तो वो अपने ड्रॉप के छोटे साइज को ही मेंटेन कर पाता है। इस वजह से अगर छोटे साइज की ड्रॉप बनेगी तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमेशा ज्यादा आएगा, और अगर बड़े साइज की ड्रॉप बनेगी तो नंबर ऑफ ड्रॉप हमेशा कम आएगा। इसीलिए वाटर के लिए नंबर ऑफ ड्रॉप्स कम आता है और जो भी सरफेस टेंशन कम वाला लिक्विड होता है उसके लिए नंबर ऑफ ड्रॉप्स ज्यादा आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विस्कोसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। तब तक के लिए थैंक यू।